हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेक्चर 1। जब परमाणु संरचना की बात होती है, हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि परमाणु किसको बोला जाता है, अणु किसको बोला जाता है, इसमें परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, परमाणु भार किसको बोला जाता है। इस पे आज हम परमाणु संरचना के एलिमेंट्री आइडियाज पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु एटम्स किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। आपसे ये गुजारिश है कि आप निश्चित रूप से पेन और कॉपी लेकर के ही आप वीडियो देखने के लिए बैठें। केवल ऐसा ना हो कि चाय लेकर के बैठे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है और जैसे ही वीडियो समाप्त हुआ आपके दिमाग से भी सब डिलीट हो गया। तो आप प्रयास करें, केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे हमेशा के लिए ये आवश्यक होंगी। तो इसमें हमेशा कॉपी और पेन लेकर के आप पॉज करके और नोट्स भी बनाते चलिए। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को बोला जाता है परमाणु। ठीक, फिर आता है अणु, मॉलिक्यूल। अणु किसको बोला जाएगा? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना हो, परमाणु मिलकर के और अणु का निर्माण करना। दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आगे बात समझ में? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करता है, परमाणु कहलाता है। और किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणु बोला जाता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये भी एक विशेषता होती है। देखिए, इसके पश्चात हम परमाणु क्रमांक पर चर्चा कर लें। इसमें जानने से पहले थोड़ा सा तत्व भी हम देखें, अणु परमाणु का उदाहरण देखें। अणु परमाणु के उदाहरण में अगर कह दे कि H2 दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो H2 H2 हाइड्रोजन का अणु है और यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 H का परमाणु है। H2O जल का अणु है और इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसा पूछा जाता है कि H2O में कौन कौन सा परमाणु उपस्थित है? तो H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु। अगर हम ले लें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कह देंगे परमाणु है, क्या है? परमाणु नहीं है। कई परमाणु जब आपस में मिलेगा तो अणु का निर्माण करेगा, तो ये मॉलिक्यूल है। और H2SO4 के एक अणु में 2 हाइड्रोजन का परमाणु, 1 सल्फर का परमाणु और 4 ऑक्सीजन का परमाणु। आगे बात समझ में? CaCO3 है। इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु, सल्फर का हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। आगे बात समझ में? अब हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तत्व किसको बोला जाता है? एलिमेंट।
एलिमेंट्स समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व बोला जाता है। H और H मिल रहा है, हाइड्रोजन तत्व बन रहा है। समान प्रकार का परमाणु इसमें उपस्थित होगा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। क्या H और Cl भी मिलेगा? HCl बन गया, क्या ये भी तत्व है? क्या HCl भी तत्व है? नहीं, दो अलग अलग परमाणु, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दो अलग अलग परमाणु हो गए, ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है, अणु। तो तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी परमाणु की संरचना के संबंध में देखें तो किसी भी परमाणु के दो भाग, परमाणु के दो भाग हैं, एक होगा न्यूक्लियस नाभिक और एक होगा नाभिक के चारों ओर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ये दोनों नाभिक और इसके चारों ओर के क्षेत्र को मिला करके ही बनेगा परमाणु। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक के आकार की कोटि 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि की होती है और परमाणु का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि है। परमाणु 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि का होता है और नाभिक 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि का होता है। ठीक है, जानते रहेंगे लगभग 10,000 गुना छोटा न्यूक्लियस है। कोई परमाणु ऐसे हो गया तो उसका न्यूक्लियस बस यही है, ऐसे ही दिखेगा। समस्त द्रव्यमान इसका नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में जो परमाणु का नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। किसी परमाणु की सामान्य संरचना के बारे में ऐसा अध्ययन करने पर पता चलता है कि कोई परमाणु, इसके नाभिक की कोटि 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि का, परमाणु का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि का, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। आ रही बात समझ में? अब देखो, फंडामेंटल से एकदम चल रहा है केमिस्ट्री का, इसको बिना जाने आप केमिस्ट्री जान नहीं पाओगे। देखिए, हम बात करें परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबरिंग। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसको कि Z से डिनोट किया जाए। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा परमाणु क्रमांक Z बराबर P की संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये कभी चेंज नहीं होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कभी परिवर्तित नहीं होता है, प्रोटॉन की संख्या कभी परिवर्तित नहीं होगी, वो एकदम निश्चित होगा, एकदम निश्चित होगा। तो परमाणु क्रमांक कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कभी परिवर्तित नहीं होगी। इसमें देखो, हम परमाणु भार की अगर बात करें, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट किसको बोलेंगे? एटॉमिक वेट को A से डिनोट किया जाएगा। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जिसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, नाभिक में जो पाया जाता है
न्यूक्लियंस भी बोले जाते हैं, न्यूक्लियंस भी बोला जाता है। तो परमाणु भार किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित p की संख्या प्लस n की संख्या। ये आप जानते हो कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। किसी परमाणु में अगर उदासीन है तो जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो परमाणु भार A बराबर P की संख्या प्लस N की संख्या। P की संख्या को क्या लिख सकते हैं, Z लिखा जा सकता है, परमाणु क्रमांक। इसको लिखा जा सकता है या A बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस N की संख्या, या N की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को आप घटा दोगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को यदि घटा देंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। मान लो कोई तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक Z और परमाणु भार A है, इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, Z A या ZXA। नीचे वाला ये तत्व है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट। आ रही बात समझ में? किसी परमाणु की बात की तो नाभिक के आकार की कोटि 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि का, परमाणु का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि का। कोई भी परमाणु है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में पाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षा है उसमें चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन पे बिना चार्ज का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात किए परमाणु क्रमांक, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बोला जाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार बोला जाता है। A परमाणु क्रमांक, तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। भाई बात समझ में? अब हम देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है किसी तत्व। देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अगर कोई तत्व दिया है तो उसका नीचे जो संख्या दिया रहेगा वो परमाणु क्रमांक होगा, जो ऊपर संख्या दिया रहेगा वो परमाणु भार। हम देखें 11 Na23, इसमें कौन सा परमाणु क्रमांक है, कौन सा परमाणु भार है? आप ध्यान से देखोगे, ये रेलवे, एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशंस में भी ये सामान्य केमिस्ट्री पूछी जाती है। बहुत आसान, रेलवे, पॉलिटेक्निक, एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 N23 है, उसमें 11 इसका परमाणु क्रमांक और 23 इसका परमाणु भार है। हम देख रहे हैं इसमें पहला काम, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, P बराबर 11 हो गया। इस पे कोई आवेश नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक n बराबर 23 माइनस 11 बराबर 12 हो गया। अगर दिया है 12 Mg24, आप नोट करते जाइएगा सब। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, इसी के कारण से परमाणु न्यूट्रल है। और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 24 माइनस 12 बराबर 12। आई बात समझ में? अगर कहीं धनावेश और ऋणावेश आए तब हम देखें क्या होगा। अगर कहीं भी 13 एल्यूमिनियम 27 3 पॉजिटिव आ गया,
किसी पर धनावेश आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे छोड़ करके उतनी संख्या में जा रहा है, किसी पर ऋणावेश आ रहा है यानी कि उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन आकर के उस पर जुट रहा है। यहां पर हम लिख लें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 13 होगी परमाणु क्रमांक के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 हुई रहती यदि कोई आवेश न रहा होता तो, लेकिन 3 धनावेश है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, -3 बराबर 10, और न्यूट्रॉन की संख्या 27 - 13 बराबर, धनावेश रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या में से घटा देंगे, ऋणावेश रहेगा तो उतना जोड़ दिया जाएगा। देखो अगर है 26 Fe 56 3 पॉइंट, इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या हो गया 26, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26 हुई रहती यदि कोई आवेश नहीं रहा होता तो। 3 धनावेश क्या प्रदर्शित कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ करके चला गया, तो -3 बराबर 23, और m की संख्या बराबर 56 - 26 बराबर 30। आ रही बात समझ में? परमाणु क्रमांक धनावेश और ऋणावेश से प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं होगा, केवल परिवर्तन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में होगी। इसमें हम देखें 17 Cl 35 1 नेगेटिव चार्ज, इसमें हम देखें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होती यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन एक ऋणावेश है, कोई आवेश नहीं होता, एक ऋणावेश है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके जुड़ गया है, तो पहले जो 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो 18 इलेक्ट्रॉन, और 17 धनावेश है 18 ऋणावेश है, तो एक ऋणावेश दिख रहा है आपको, 17 धनावेश 17 ऋणावेश को उदासीन कर दिए, 35 - 17 बराबर 18। आ रही बात समझ में? एक और हम देखें 35 Br और C 1 नेगेटिव। बता दो जल्दी बताओ, प्रोटॉन की संख्या 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 होती यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन एक ऋणावेश है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है, तो अगर ऋणावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, धनावेश रहेगा तो हटा देंगे, बराबर 36, और न्यूट्रॉन की संख्या 80 - 35 बराबर 45। अगर हम बात करें 8O16 की -2 चार्ज, बता दोगे कितना? बताओ 8 परमाणु क्रमांक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। पहला काम ऐसे लिख लो, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 + 2 बराबर 10, न्यूट्रॉन की संख्या 16 - 8 बराबर। अगर दिया है 19 पोटेशियम 39 1 पॉइंट, इसमें निकालना है प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होती यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो -1 बराबर 18। आप देखो प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, तो 19 धनावेश है, 18 ऋणावेश, 18 ऋणावेश 18 धनावेश को उदासीन कर दिया, एक पॉजिटिव अभी तब भी शेष रह गया, तो इसी के कारण वही दिख रहा है। और न्यूट्रॉन की संख्या 39 - 19 बराबर 20। आ रही बात समझ में? एकदम सिंपल सा है, बहुत आसान है। इसमें देखो 1-2 आपको दे, आप कहीं देखिए 12 Mg2 पॉजिटिव 24 परमाणु दिया है, 16 सल्फर 32 2 नेगेटिव चार्ज, 2 धनावेश -2 या -2 नेगेटिव ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें आप 15 फास्फोरस 31, इसमें हम कर दें
24 Cr 49 फ्री पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, कितना होगा? एकदम आसान सा है। एक और दे दे 1H3 निकालो, आप निकाल दो 2He4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। जल्दी से निकालिए, निकालो, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, उसमें आप निकालो। इसको सब आप सॉल्व कर लीजिएगा एक मिनट। जब तक मिटा रहे हैं तब तक आप कर दो। देखो बता रहे नहीं हुआ, बता रहे हैं। देखो 12 Mg2 पॉजिटिव है, 12 Mg2 पॉजिटिव 24, प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होती है यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन 2 धनावेश है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। 10 न्यूट्रॉन की संख्या 24 माइनस 12 बराबर 12। 16 सल्फर 32, 16 सल्फर 32, 2 ऋणावेश, प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होती है यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन 2 पॉजिटिव है, सॉरी 2 ऋणावेश है यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 18। न्यूट्रॉन की संख्या 32 माइनस 16, 16। 15 फास्फोरस 31, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15, कोई आवेश नहीं है, और न्यूट्रॉन की संख्या 31 माइनस 15 बराबर 16। 24 Cr 49, 24 Cr 49 फ्री पॉजिटिव, प्रोटॉन की संख्या 24, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 24 होती है यदि कोई आवेश नहीं होता तो, लेकिन 3 धनावेश है, धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल गया है, तो अगर धनावेश रहेगा तो आप घटा देंगे, ऋणावेश रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक उल्टा, -3 बराबर 21, और न्यूट्रॉन की संख्या 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25। 1H3 ट्राइटियम है, रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या 3 माइनस 1 बराबर 2। 2He4 है, 2He4 है, प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2, और न्यूट्रॉन की संख्या 4 माइनस 2 बराबर। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रल है, तो अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन उतना घट जाएगा, जितना ऋणावेश रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या में उतना जुड़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अलग से लिख करके और फिर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक ऐसा प्रश्न लेकर के, और किसको बोला जाता है इसको देखा जाएगा, उस पर आधारित सवाल देखे जाएंगे। डाल्टन्स और थॉम्सन का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अगले वीडियो में देखा जाएगा। आप इसको ध्यान से देखो और नोट्स आप खुद बनाते जाइए। ऐसा विश्वास है कि आप करोगे, नोट्स आपका जो होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप प्रयास करें कि नोट्स खुद का बनाएं, वो सबसे अच्छा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।